हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पैन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये मेडिवल हिस्ट्री का ही लेक्चर है और इसमें जो हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि विजयनगर साम्राज्य जो है उस समय क्या था और विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए, वो चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और विजयनगर से जितने भी टॉपिक थे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक कि उन सभी के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे जो है एक थ्योरी के फॉर्म में लेकर आए हैं, तो इसके बारे में आप जानिएगा। अब चलते हैं हम विजयनगर साम्राज्य पे, क्षेत्रीय राज्य जो है विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य की अगर जो बात करें तो 1336 ईस्वी से लेकर के 1678 ईस्वी तक का जो एक प्रकार से राज्य रहा, इसको जो है विजयनगर जो है नाम दिया गया था। एक मिनट, इसको जो है विजयनगर साम्राज्य के नाम दिया गया था। 1336 से लेकर के 1678 ईस्वी तक का जो राज्य रहा यहाँ पे, वो मध्यकाल के राज्य में ये जो है विजयनगर कहलाया। और इसमें जो है मध्यकाल में स्थापित होने वाले हिंदू राज्य परिवार का एक प्रकार से साम्राज्य था। अब ये समझिए कि ये विजयनगर साम्राज्य जो था वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भी कुछ मतलब साम्राज्य रहा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में एक अलग विजयनगर साम्राज्य था जिसको एक प्रकार से हम अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत से नहीं रिलेटेड है और दिल्ली सल्तनत के बाद आया था। तो इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत था और ये 1336 ईस्वी उसके बाद में जो है विजयनगर साम्राज्य की एक प्रकार से स्थापना हुई। तो स्थापित होने वाला हिंदू राज्य जो एक प्रकार से विजयनगर साम्राज्य था, मतलब ये एक प्रथम हिंदू राज्य था जो विजयनगर एक प्रकार से हिंदुओं से रिलेटेड था। तो ये जो है साम्राज्य था और इसकी स्थापना जो थी हरियर और बुका नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में माधव विद्यारण्य विद्वान के ब्राह्मण की प्रेरणा से की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसकी प्रेरणा से जो है की थी, वो माधव विद्यारण्य नामक विद्वान के एक प्रकार से ब्राह्मण की प्रेरणा से इन्होंने की थी। अभी तक जो क्वेश्चन जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते थे उसमें ऐसे डायरेक्ट पूछा था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अब ऐसे नहीं पूछेगा, अब ये पूछेगा इसकी स्थापना किसके जो है एक प्रकार से मतलब प्रेरणा से की थी, किसके कहने पर एक प्रकार से की थी, किसके मतलब सलाह ली थी, तब ये विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हुई थी। माधव विद्यारण्य नामक जो है विद्वान के जो है एक प्रकार से सलाह पर जो है ये इसकी स्थापना की थी। किसने? हरियर और बुका नामक भाइयों ने। कब की थी? 1336 ईस्वी से 1678 ईस्वी तक जो है विजयनगर का साम्राज्य था। 1336 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना इन्होंने की थी। हरियर और बुका ने जो है प्रारंभ में स्थापित हम्पी हस्तिनावती नामक नगर में कालांतर में जो है विजयनगर हो गया। पहले जो इसका नाम था, हरियर और बुका ने प्रारंभ में इसको स्थापित किया था, उसका नाम हम्पी था। हम्पी का मतलब आप देखे होंगे कि हम्पी एक प्रकार से हम्पी के एक प्रकार से आपको मतलब हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो कहीं पे लिखा हुआ मिला होगा, ये मतलब लकड़ी के जैसा घर बना होगा, वहां पे हम्पी लिखा होगा। तो वैसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो हम्पी की मतलब हस्तिनावती नामक नगर बसाया था और बाद में इसको जो है यही कालांतर में विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य जो है 342 वर्षों तक जो है शासन किया था। 1336 से 1678 ईस्वी तक जो इसका शासन था इस साम्राज्य का, तो ये से 342 वर्षों तक जो है शासन किया था। इसमें कुल चार राजवंशों ने जो है शासन किया था। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य कितने वंशों ने शासन किया था? वो 4 वंशों ने किया था। कौन कौन से वंश इसमें से हैं और कौन कौन से नहीं हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। जैसे 4 ऑप्शन हैं, हो सकता है 3 रख दे, चौथा कोई दूसरा रख दे, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा। पहला जो था संगम वंश, दूसरा था सुलु वंश, दूसरा था तुलुक वंश, चौथा था अरविंद वंश। ये 4 वंशों के द्वारा जो है यहाँ पे शासन किया गया। संगम वंश की अगर जो बात करें तो 1336 से लेकर के 1486 ईस्वी तक का जो शासन काल था ये संगम वंश का था।
1436 से लेकर के 1486 ईस्वी तक जो है संगम वंश था। संगम वंश की स्थापना जो है हरिहर और बुका नामक दो भाइयों ने एक प्रकार से की थी। अब हरिहर प्रथम जो है शासन कर रहा था, जो है हरिहर बुका नामक दो भाइयों ने की थी, लेकिन उसमें से हरिहर प्रथम जो है शासक बना। हरिहर जो है शासक बना और हरिहर प्रथम के नाम से इसको जो है यहाँ पे जाना गया, क्योंकि इसका जो एक पुत्र आएगा तो उसका नाम तो पता नहीं क्या होगा, तो इसका हरिहर द्वितीय नाम रख देंगे उसका। तो हिस्ट्री है ना, तो सारी चीजें मिलती नहीं है कि उसके बेटे का क्या नाम था, तो इसे हरिहर द्वितीय नाम रख देंगे। तो संगम वंश का जो है प्रथम शासक जो था हरिहर प्रथम था। संगम वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम था हरिहर प्रथम। इसने क्या कराया था? इसने जो था वो अनेगोंदी को अपनी राजधानी बनाया था। अनेगोंदी एक नगर था, उसको अपनी राजधानी बनाया था। हरिहर प्रथम ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? विजयनगर की अनेगोंदी को अपनी राजधानी बनाया था। और हरिहर प्रथम ने जो है अपने शासन में 17 वर्ष बाद विजयनगर पर अपनी 17 वर्ष बाद विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। मतलब हरिहर प्रथम ने क्या किया? अपने शासन के 17 वर्ष बाद, 17 वर्ष जब इसके बीत गए, तब इसने क्या किया? विजयनगर को साम्राज्य को अपनी राजधानी बनाया था। और इसी नगर के नाम पर जो है विजयनगर साम्राज्य रखा गया था। इस राजधानी के नाम पर ही पूरा राज्य का नाम विजयनगर साम्राज्य रखा गया था। पहले इसका नाम हस्तिनावत हुआ करता था, बाद में हम्पी या हस्तिनावत, और बाद में इसका नाम विजयनगर हुआ। किसकी राजधानी के नाम पर ही पूरे साम्राज्य का नाम रखा गया था, विजयनगर साम्राज्य। इसके बाद बुका प्रथम शासक आया। तो हरिहर प्रथम के बाद जो है बुका प्रथम शासक बना। बुका प्रथम शासक बना तो इसने जो है मदुरा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। इसने मदुरा को जीता था, अपने राज्य में मिला लिया था, और इसने वैदिक धर्म के प्रोत्साहित एक प्रकार से किया था। और इस उपलक्ष्य में वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की इसने उपाधि धारण की थी। सुलु वंश मतलब संगम वंश का कौन सा ऐसा शासक है जिसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो ये जो है बुका प्रथम है, इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आया हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो था वो बुका प्रथम का पुत्र था। हरिहर द्वितीय ये बुका प्रथम का पुत्र था। यह विजयनगर का प्रथम शासक था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। संगम वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? वो हरिहर द्वितीय था। महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की थी। देवराय प्रथम, इसके बाद अगला शासक आया देवराय प्रथम। इसके समय में इटली का शासक निकोले कुंटी विजयनगर साम्राज्य में की यात्रा की थी। संगम वंश के विजय, या ऐसे पूछ सकता है विजयनगर साम्राज्य के थ्रू जो किसके शासन काल में इटली का शासक निकोलो कुंटी जो है आया था, उसने यात्रा यहाँ की थी, तो वो देवराय प्रथम के जो है शासन काल में यहाँ पे आया था। उल्टा भी पूछ सकता है। उल्टा वैसे पूछेगा नहीं, चांसेज नहीं बनते हैं, लेकिन आप याद रखने की कोशिश करिएगा कि उल्टा भी हो सकता है पूछ ले कि देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन सा जो है इटली का यात्री आया था? निकोले कुंटी आया था। देवराय प्रथम जो है देवराय द्वितीय, इसके बाद देवराय द्वितीय आया। देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है, जो संसाधारण में इंद्र का अवतार इसको माना गया था। संगम वंश के थ्रू किसको इंद्र का अवतार माना गया? किस शासक को? तो देवराय प्रथम को जो है इंद्र का अवतार माना गया था। इसके समय में फारस का शासक जो है था अब्दुल रज्जाक ने अपने दूत बना करके 1442 ईस्वी में इसके दरबार में क्या किया था? भेजा था, इसी के दरबार में भेजा था। और देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था। देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में अपने सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया था और उनके उपयोग के लिए एक मस्जिद का भी इसने निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला शासक आया विरूपाक्ष राय। यह संगम वंश का अंतिम शासक था। संगम वंश का अंतिम शासक था। विरूपाक्ष राय जो था वो संगम वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद जो अगला वंश आया वो सालू वंश आया। सालू वंश 1486 ईस्वी से
1505 ईस्वी तक जो है सालू वंश का शासन था। सालू वंश का एक प्रकार से संस्थापक सालू नरसिंह था। अगला जो था इमाड नरसिंह। सालू वंश के दो पुत्र थे। सालू वंश के दो पुत्र थे। पहला था तिम्मा और इमाड नरसिंह। तिम्मा और इमाड नरसिंह। तिम्मा और इमाड नरसिंह, तिम्मा की हत्या के पश्चात, तिम्मा की जब हत्या हो गई तो उसके पश्चात जो है इमाड नरसिंह जो है वो गद्दी पर बैठा था। इमाड नरसिंह वयस्क होने के बाद उसका अपने संरक्षक नायक जो है नरसा से विवाद हो गया था। उसका जो है अपने संरक्षक, उसका जो संरक्षक था वो नायक था, उसका वयस्क होने के बाद उसका अपने संरक्षक नरसा से जो नायक थे उसका जो है विवाद हो गया था। इसके बाद अगला जो शासक आया वो 1505 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक का जो शासन काल था। और ये शासन काल था 1486 ईस्वी से लेकर के 1505 ईस्वी तक का है ये जो है। और उसके बाद जो था 1505 ईस्वी तक 1565 ईस्वी तक का जो शासन काल था ये जो है एक प्रकार से तुलु वंश का जो है शासन था। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीर नरसिंह ने जो है तुलु वंश की जो है वीर वंश की स्थापना की थी। वीर नरसिंह ने तुलु वंश की जो है स्थापना की थी और इसने केवल 4 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया था। 4 वर्षों तक यहाँ से शासन किया था। और इमाड नरसिंह की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार करने का कारण इसके विरुद्ध जो है असंतोष फैल गया था। मतलब इसने जो है इमाड नरसिंह की हत्या कर सिंहासन पर जो है अधिकार किया था तो इसके विरुद्ध जो है लोगों में असंतोष फैल गया था। और उसके बाद जो इसी वंश का शासक आया तुलु वंश का वो कृष्णदेवराय प्रथम था। कृष्णदेवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक गिना जाता है। इसका शासन काल जो है सफलताओं का युग था। इसने जो है बीजापुर राज्य में जो है रायचूर और द्वाबा जीत लिया था। बीजापुर राज्य से रायचूर और द्वाबा जीत लिया था। उसके बाद जो है इसी के एक प्रकार से कह सकते हैं इसके उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव गजपति से जो है 4 बार पराजित करने के बाद आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उनमें जो है अंततः दोनों के मतलब उनको जीत लिया था। अंततः दोनों के बाद बीच में क्या हो गए थे, वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। इसी तरह से कृष्णदेवराय ने बीदर पर आक्रमण किया था। कृष्णदेवराय ने बीदर पर आक्रमण किया था और यह जो शासक महमूदाबाद के वजीर और बरीद शाह के चुंगुल से जो है मुक्त करा करके पुनः गद्दी पर बैठाया गया था। इस उपलक्ष्य में जो है कृष्णदेवराय ने यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने, तुलु वंश के किस शासक ने जो है यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? कृष्णदेवराय जो है था उसने जो है एक प्रकार से यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय के समय में 8 तेलुगु प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। कौन? जिनको क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज किसको बोला जाता था? अष्टदिग्गज क्या थे? ये 8 प्रसिद्ध विद्वान थे। किसके शासन काल के से रिलेटेड हैं? कृष्णदेवराय के शासन काल से रिलेटेड हैं। कृष्णदेवराय के शासन काल से ये रिलेटेड हैं। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इस तरह से इसने उड़ीसा और प्रताप गजपत के बाद 4 बार पराजित किया। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों को जीता। अंततः इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ये एक बार देख लीजिए, सही से आया नहीं है। तो अंततः वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इसी ने कृष्णदेव बिहत पर आक्रमण करके महमूदाबाद, बरीद शाह और चुंगुल से मुक्त कराकर गद्दी पर पुनः बैठा था। इस उपलक्ष्य में कृष्णदेवराय ने जो है यमन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय के दरबार में जो है तेलुगु 8 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे जिनको अष्टदिग्गज जो है कहा जाता था। ये रिपीट कर लीजिए एक बार। कृष्णदेवराय जो है स्वयं विद्वान था और उसे आंध्र भोज और दक्षिण भोज कहा जाता है। स्वयं विद्वान था, इसको आंध्र भोज और दक्षिण भोज कहा जाता है। कृष्णदेवराय के बाद इसका भतीजा जो आया वो कौन था? अच्युत राय। अच्युत राय शासक बना और सदाशिव राय के बाद कृष्णदेवराय का पुत्र जो शासक मतलब
अच्युत राय के बाद जो था कृष्णदेव राय का पुत्र जो था वो सदाशिव राय आया। सदाशिव राय का प्रधानमंत्री राम राय था, जो प्रतिशासक के रूप में जो है सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली थी। मतलब सदाशिव राय का जो प्रतिशासक था, एक प्रकार से उस पे शासन उसी के अंडर में, जैसे होता ना कि राष्ट्रपति नाम मात्र होता, प्रधानमंत्री जो है देश का कार्यभार चलाता है, उसी प्रकार से था कि वो उम्रदराज नहीं था, तो इसलिए उसका जो है प्रकार से प्रतिशासक नियुक्त किया गया था। सारी शक्तियां किसके हाथ में थी? राम राय के हाथ में थी। अली आदिल शाह राम राय के कुछ किलों की मांग की थी। अली आदिल शाह ने राम राय के कुछ किलों की मांग की थी। राम राय ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है बनहट्टी, राक्षसी या तंगड़ी युद्ध या कृष्णा नदी युद्ध, ये जो है इस युद्ध को नाम दिया जाता है। किस युद्ध को बनहट्टी युद्ध कहा जाता है या राक्षसी युद्ध कहा जाता है, राक्षसी तंगड़ी युद्ध कहा जाता है या कृष्णा नदी का युद्ध कहा जाता है? तुलु वंश के अंतर्गत या विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। तो 1565 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, तालीकोटी का युद्ध जो हुआ था, उसी को बोला जाता है। इसके बाद अगला वंश आया, उसका नाम था जो है अरविंद वंश। अरविंद वंश जो था वो 1500, एक प्रकार से कह सकते हैं 1570 से लेकर के 1678 ईस्वी तक का जो है ये इसने शासन किया था। सबसे ज्यादा समय तक जो है शासन इसी वंश ने किया था, अरविंद वंश ने किया था। तो अरविंद वंश का संस्थापक अगर जो बात करें तो तिरुमुल को जाता है। वैसे ये पूछेगा नहीं सबसे ज्यादा किसने शासन किया था, लेकिन आप याद रखिए कि अरविंद वंश ने जो है सबसे ज्यादा तक शासन किया था। अरविंद वंश का संस्थापक जो था वो तिरुमुल था और तिरुमुल का जो पौत्र था वेंकट द्वितीय था और इस वंश का सबसे महान शासक था। तिरुमुल मतलब जो था का पौत्र वेंकट द्वितीय था, इसका जो पोता था वो वेंकट द्वितीय था और इस वंश का सबसे ये महान शासक था। वेंकट द्वितीय के शासन काल में जो है शासन के समय राजा बोडियार ने जो है मैसूर राज्य की जो है स्थापना की थी। किसने? राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की जो है स्थापना की थी। अब विजयनगर के साम्राज्य के बारे में कुछ हम जान लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य, वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। इसी के समय विदेशों से अनेक राजनयिक मंडल जो है यहाँ पे आए थे। वेंकट द्वितीय चित्रकला का अत्यधिक रुचि रखता था, चित्रकला में अत्यधिक रुचि रखता था। इसे जो है ईसाई धर्म से संबंधित चित्र क्या किया था? पसंद थे। विजयनगर कालीन जो है प्रशासन की अगर जो बात करें क्या था? विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन केंद्रों मुख्य प्रशासन था। विजयनगर के जो राजा स्वरूप जो थे राजतंत्रात्मक थे, जिसका जो है प्रमुख राजा स्वयं होता था। जो राजतंत्रात्मक थे उसका जिसका जो है प्रमुख जो होता था राजा स्वयं होता था। विजयनगर के जो राजा थे वो राय की उपाधि धारण करते थे। किस वंश के जो है प्रकार से, किस साम्राज्य के जो है राजा मतलब राय की उपाधि धारण कर सकते हैं? मुगल वंश दे देगा और तुगलक वंश दे देगा, एक प्रकार से विजयनगर साम्राज्य दे देगा। तो इस प्रकार से जो है साम्राज्य दे देगा। किस वंश से, किस शासन का मतलब किस साम्राज्य से रिलेटेड है? मुगल साम्राज्य से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो विजयनगर के जो राजा थे वो राय की उपाधि धारण करते थे। अब राय का मतलब होता है जैसे हिंदुओं से रिलेटेड है, तो ये मुस्लिमों का जो एक प्रकार से जो है राजा इसको नहीं उपाधि धारण करता होगा। तो ये आप याद रखिए। स्वयं को जो है ईश्वर तुल्य मानते थे ये, और राजा की सहायता के लिए दो परिषदें होती थी। राजा की जो सहायता करती थी दो परिषदें होती थी। पहली जो होती थी राज्य परिषद होती थी, दूसरी परिषद होती थी मंत्री परिषद होती थी। राज्य परिषदों का काम होता था कि इनका स्वरूप बहुत व्यापक होता था और राजा इसी की सलाह की नीतियों पर नीतियां बनाता था। राजा इसकी जो है सलाह लेता था, उसके बाद नीतियां बनाता था और इसी की स्थिति औपचारिक अधिक होती थी। और मंत्री परिषद का था, इसका स्वरूप जो था वो छोटा होता था, जिसमें कुल 20 सदस्य होते थे और इसमें प्रधानमंत्री, उप मंत्री और विभागों के भी सदस्य होते थे। प्रधानमंत्री, उप मंत्री और विभागों के सदस्य होते थे।
इसमें विद्वान राजनीति में निपुण थे। 50 से 70 आयु के वाले निपुण जो हैं वो व्यक्ति को सदस्य जो है इसमें बनाया जाता था, और इसका अध्यक्ष जो होता था प्रधानमंत्री, प्रधानी और महाप्रधानी प्रधानमंत्री होता था। राजा युवराज के बाद जो है इसका जो है स्थान था। भू राजस्व व्यवस्था यहाँ की कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। भू राजस्व व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में राजकीय आय का जो मुख्य स्रोत था, जिसे शिष्ट कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता था, भू राजस्व था, मतलब मुख्य स्रोत था। जो भू राजस्व था, भूमि पे लेने जाने वाला कर, एक प्रकार से उसे शिष्ट कहा जाता था। शिष्ट क्या था? शिष्ट एक भू राजस्व कर था। किसके मतलब शासन साम्राज्य से रिलेटेड है? विजयनगर साम्राज्य से। और भू राजस्व जो है भूमि की उपज का निर्धारित किया जाता था। भूमि की उपज के आधार पर निर्धारित किया जाता था, जो सामान्यतः कह सकते हैं कि 1/3 भी हो सकता था और 1/4 भी हो सकता था, और इसके बीच का भी हो सकता था। और 16वीं शताब्दी के मध्य सदाशिव राय के काल में नाइयों के व्यवसायिक कर से मुक्त कर दिया गया था। जो नाई लोग होते थे उनको जो है व्यवसायिक कर नहीं देना होगा, सदाशिव राय ने जो है ऐसा किया था। इसके बाद जो आया न्याय व्यवस्था की, अगर जो हम बात करें तो न्याय व्यवस्था कैसी थी? विजयनगर के शासक जो थे 4 प्रकार के न्यायालयों का इन्होंने गठन किया था। पहला जो हमारा था प्रतिष्ठापक न्यायालय। यह न्यायालय ग्राम नगर में स्थापित होते थे, गांव में होते थे और नगरों में स्थापित किए जाते थे। प्रतिष्ठापक न्यायालय जो प्राचीन सभा के रूप में होते थे, प्राचीनों काल में जो है प्रकार से सभा के रूप में होते थे, सभाएं की जाती थी। कोई अगर जो न्याय किसी को देना होता था। चल न्यायालय, यह न्यायालय समय समय पर अलग अलग स्थानों पर कुछ समय के लिए स्थापित किए जाते थे। मतलब एक कुछ समय के लिए यहाँ पे स्थापित किए जाए, यहाँ पे कुछ अगर जो मतलब ज्यादा न्याय की अगर जो जरूरत है तो यहाँ पे स्थापित कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे अगर कम हो गया न्याय व्यवस्था, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा प्रशासन सुधर गया, इसको हटा के दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया, या तो दूसरी जगह नया बना दिया गया, या इसे बंद कर दिया गया। ऐसा जो है किया जाता था। चल न्यायालय। मुद्रिता न्यायालय क्या होता था? यह केंद्रीय न्यायालय कहा जा सकता है। मुद्रिता न्यायालय जो था केंद्रीय न्यायालय था, जो विभिन्न नगरों के स्थापित किए जाते थे, और उसमें उच्च न्यायाधीश जो भी नियुक्त किए जाते थे, उसमें उच्च न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाते थे। और सस्त्रीता न्यायालय क्या था? यह राजा के न्यायालय होता था, जो राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता था। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय जो उसमें राजा न्याय करता था, उसे सस्त्रीता न्यायालय बोलते हैं। नायनकार व्यवस्था क्या थी? इस काल में जो है भू सामंतों, सेना नायकों को वेतन के बदले राजा के कुछ एक प्रकार से भूखंड प्रदान किया जाता था, जिसे अमरम कहा जाता था। मतलब कुछ ऐसे भू सामंत थे और सेना नायक थे, उनको वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन के बदले में कुछ भूमि दे दी जाती थी। जिस भूमि पर जिसे क्या कहा जाता था? जिसको अमरम कहा जाता था, और जो पैदा होता था उस पे अमरम जो था वो भूमि में उपयोग करने के कारण इन नायकों को अमर नायक भी बोला जाता था। इनको अमर नायक बोला जाता था क्योंकि ये अमरम का यूज करते थे। अमरम क्या था? एक प्रकार से भू सामंतों को दिया जाने वाला एक भूखंड था, या सेना नायकों को दिया जाने वाला एक भूखंड था। अमरक जिनके पास होता था उसको जो है अमर नायक बोला जाता था। स्वतंत्र रूप से अमरक नहीं अमरम का उपयोग नहीं करते हैं। मतलब ये स्वतंत्र रूप से अमरम का उपयोग नहीं करते थे। इसके लिए 2 दायित्वों का इनको जो है पालन करना पड़ता था। भूमि की जो है भूमि से प्राप्त आय जो थी का एक अंश जो है राजा के खजाने में जमा करना पड़ता था। मतलब भूमि पर जो है कुछ जितना पैदा होता था उसका कुछ अंश राजा को भी देना पड़ता था। और भूमि की प्राप्त आय जो है राजा की सहायता के लिए सेना का निर्माण करती थी। भूमि से जो आय प्राप्त होती थी वो जो राजा के खजाने में जाती थी वो उसका जो है राजा सेना का निर्माण करता था, सेना अपनी बढ़ाता था उसके द्वारा। दायित्वों का निर्वहन न करने पाने के कारण दी गई भूमि जो है वापस ले ली जाती थी, और ये नायक आंतरिक काफी स्वतंत्र थे और इससे स्थानांतरण का कोई जो है उल्लेख नहीं मिलता था। स्थानांतरण का इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता था एक दूसरे स्थान पे। तो इसके बाद जो आया ये व्यवस्था एक प्रकार से जो थी कमजोर शासकों के समय जो है
नायक अत्यधिक उच्छृंखल हो गए। मतलब कमजोर शासक जब हुए तो नायक जो थे अत्यधिक उच्छृंखल हो गए और इनको नियंत्रण पर रखने के लिए महामंडलेश्वर को नियुक्ति की गई थी। महामंडलेश्वर की क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी। नायंकर व्यवस्था जो थी एकता प्रथा से जो है वो मिलती जुलती है। इसके बाद अगली व्यवस्था आई अयगार व्यवस्था। सॉरी, अयगार व्यवस्था क्या थी? अयगार जो है विजयनगर के शासकों के जो है प्रशासन की देखभाल करने के लिए, विजयनगर के जो शासक थे उनके मतलब प्रशासन की जो देखभाल करने के लिए अयगार व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई थी। इसमें होता क्या था? इसके अंतर्गत गांव में संगठित एवं स्वतंत्र प्रशासनिक रूप से विकसित किया जाता था और प्रत्येक प्रशासनिक इकाई की देखभाल के लिए 12 अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। इसी शासकीय समूह को अयगार कहा जाता था। यही जो शासक समूह था इसको अयगार बोला जाता था। अयगारों के जो पद थे वंशानुगत होते थे, मतलब वंश दर वंश ये शासक पद होते थे और इन्हें वेतन के बदले में कर मुक्त जो है भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे मान्यम कहा जाता था। इनको भी वेतन नहीं मिलता था, लेकिन इनको जो कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी इनसे कर नहीं लिया जाता था। अयगार व्यवस्था में कर नहीं लिया। नायंकर व्यवस्था में भूमि का एक हिस्सा जो है राजा के खजाने में जमा करता था, किया जाता था, और जो भूमि भूखंड दिए जाते थे उसे अमरम कहा जाता था। और यहाँ पे जो भूमि एक प्रकार से दी जा रही है जिसे क्या कहा जाता है? मान्यम कहा जाता था। और इनको जो है वेतन के बदले में क्या दिया जाता था? कर मुक्त जो है भूमि दी जाती थी, उस पर कर नहीं लिया जाता था। आयकरों में मुख्य जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखना था। इनका जो मुख्य कार्य था शांति व्यवस्था को बनाए रखें, प्रशासन की अच्छी तरीके से देखभाल करें। विजयनगर कालीन संस्कृति कैसी थी? शासक केवल जो था साम्राज्य निर्माता थे और बल्कि समाज शिक्षा साहित्य और कला के भी प्रोत्साहन दिया था। इन्होंने कला को भी प्रोत्साहन दिया था। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? सामाजिक व्यवस्था विजयनगर कालीन जो है सामाजिक व्यवस्था चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मतलब चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है नहीं है। और समाज में जो है ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कहे जाते थे और इन्हें अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा जो है अर्पित की जाती थी। क्यों? क्योंकि हिंदूवादी एक प्रकार से ये साम्राज्य था, तो इसमें ब्राह्मणों को जो है एक प्रकार से अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। दूसरा वर्ग जो था क्षत्रिय, जिसका उल्लेख नहीं मिलता है, जिसका जो है एक प्रकार से इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। और तीसरा वर्ण वैश्य था। व्यापारी और शिल्पी वर्ग इसी में आते थे। वैश्य में जो होता ये था, वैश्य वर्ग महत्वपूर्ण वर्ग चेष्टी सेठी था और जिसका जो व्यापार पर अधिकार एक प्रकार से कह सकते हैं अधिकांश था। और ये बहुत धनी लोग होते थे। शिल्पी कार्य वीर पंजाब में अत्यधिक व्यवसाय इनके थे। व्यवसाय के अंतर्गत जो है एक प्रकार से था और इनके अंतर्गत लोहार, कांस्यकार और स्वर्णकार, मूर्तिकार और बढ़ई भी इसी के अंतर्गत जो है आते हैं। चौथा वर्ण जो था शूद्र वर्ण था। कृषि, मजदूरी और छोटे व्यवसायों से ये जुड़े हुए वर्ग थे एक प्रकार से। इस काल में उत्तर भारत में बहुत से लोग जो हैं दक्षिण भारत में जाकर बस गए, जिन्हें बटवा कहा जाता था। उत्तर भारत से लोग कुछ आए और जाकर के दक्षिण भारत में बस गए, इनको बटवा बोला जाता था। और इस काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। दासों का एक प्रकार से खरीद फरोख्त, वही दास प्रथा का भी प्रचलन था। और स्त्री पुरुष दोनों को दासों का उल्लेख मिलता है। इसमें स्त्रियों का भी दासों का उल्लेख मिलता है, पुरुषों का भी दासों का उल्लेख मिलता है। इस काल में सती प्रथा का प्रचलन भी मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि विजयनगर कालीन में जो है सती प्रथा का प्रचलन मिलता था, दास प्रथा का प्रचलन मिलता था। स्त्री पुरुष दास प्रथा बनाए जाते थे। दास प्रथा के अंतर्गत स्त्रियों को भी दासी जो है प्रकार से बनाया जाता था। ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे जो है सामाजिक जीवन के अंतर्गत। और स्मृति में सती जो है स्मारक बनाया जाता था। जो सती हो जाती थी स्त्री, उसका स्मारक बनता था और जिसे सती गल्ह बोला जाता था। जिस स्मारक को क्या बोला जाता था? सती गल्ह बोला जाता था, या स्त्री को कह लीजिए उसमें नाम लिख दिया जाता था सती गल्ह। इसके बाद बुक्का प्रथम का जो पुत्र था
वो गंगा देवी संस्कृत की जो है प्रकांड विद्वान थी। गंगा देवी संस्कृत की प्रकांड विद्वान थी, जिसने जो है मधुरा विजय विजय नामक ग्रंथ की रचना की थी। बुका प्रथम की जो पत्नी थी हुनाई भी विद्वान थी। हुनाई भी जो है वो विद्वान थी। इस युग में मोहनागी नामक जो है महिला हुई थी। एक मोहनागी नामक महिला हुई थी जिसने मरीच और परिणाम नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस मतलब काल में जो एक प्रकार से महिलाएं भी विद्वान हुआ करती थीं, जिसने मरीच और परिणाम नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी? मोहनागी नामक एक महिला थी। शिक्षा एवं साहित्य यहाँ का कैसा था? विजयनगर के जो शासक थे शिक्षा साहित्य का विकास में रुचि ली थी, और यद्यपि इस काल में नियमित जो है विद्यालय का विकास नहीं हो सका था। हमेशा मतलब लगातार जो है विद्यालय का विकास नहीं हो सका था। इस काल में मठ और मंदिर में शिक्षा के केंद्र होते थे। मठ और मंदिर में जो है शिक्षा दी जाती थी। राजाओं द्वारा मठों और मंदिरों की भूमि अनुदान देकर जो है शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता था। इस काल में माधव विद्यारण्य और उनके छोटे भाई आचार्य सायर संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए थे, जिन्होंने वेदों पर क्या लिखे थे? भाष्य लिखे थे। उन्हें संस्कृत की गंगा देवी और मधुरा के विजयम नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। कृष्णदेव राय ने जाम्बवंती कल्याण नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। इस काल के तेलुगु भाषा में अत्यधिक विकास हुआ था। तेलुगु भाषा का जो प्रसिद्ध विद्वान था वो श्रीनाथ थे, जिन्होंने हरिविलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। देवराय द्वितीय ने इन्हें कवि सार्वभौम की उपाधि प्रदान है। कृष्णदेवराय के समय तेलुगु भाषा सर्वाधिक विकास हुआ था। ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे। विजयनगर के धर्म कैसा था? हिंदू धर्म के संरक्षक के रूप में जो है विजयनगर के जाने जाते हैं, और प्रारंभ में ये शैव धर्म के अनुयायी थे। आगे चलकर इन्होंने वैष्णव धर्म के अनुयायी हो गए। वैष्णव धर्म के अनुयायी हो गए। वैष्णव शैव दोनों धर्मों में का अत्यधिक विकास हुआ था विजयनगर के काल में। ये दो धर्मों से विजयनगर के काल शासक जो थे वो धर्म सहिष्णु शासक थे। इन्होंने धर्मों पर जो है प्रसाद दिया था। विजयनगर की कला कैसी थी? विजयनगर में कला साहित्य में अत्यधिक रुचि प्रदान करती है, और कला की जो है एक प्रकार से कला ब्राह्मणवादी तत्व जो है प्रभावित होते हैं। व्यक्तिवादी व्यक्तित्व भवन के रूप में जो है राजमहल, राजभवन एवं सिंहासन और मंत्र का जो है निर्माण किया था। इस काल में जो है विशाल प्रांगण बनाए जाते थे, और मंदिरों के जो है बगल में अम्मन मंदिर का निर्माण किया जाता था, और इसमें जो है मंदिर में देवता की पत्नी की मूर्ति स्थापित की जाती थी। देवता की जो पत्नी होती थी उसकी मूर्ति स्थापित की। इस काल में मंदिरों को जो है जीवंत रचना कल्याण मंडप का जो है किस काल में जो है उल्लेख मिलता है? यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि कल्याण मंडप का जो है किसमें उल्लेख मिलता है? विजयनगर साम्राज्य में मिलता है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, हमेशा याद रखना, या तो हड़प्पा से पूछेगा, या बौद्ध और जैन से पूछेगा, या विजयनगर साम्राज्य से पूछेगा। इनसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो बहुत ही डीप में पूछेगा, और बाकी जितने भी मतलब होंगे काल उनसे पूछेगा अगर जो, तो वो बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उनके राजाओं का काल पूछ लेगा। जितना याद रखना कि विजयनगर से बहुत डीप में क्वेश्चन उठाएगा यूपीएससी, हड़प्पा से उठाएगा बहुत डीप में, जैन धर्म और बौद्ध धर्मों से जो है बहुत डीप में क्वेश्चन उठाता है, बाकी से बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं उठाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत ही डीप से पूछ ले जो आपने पढ़े ही ना हो किताबों में। ये स्तंभ पे आधारित जो है विशाल भवन होता था, और इसके मध्य में यज्ञ और अग्नि वेदी नाम निर्माण होता था, और इस भवन में जो है मंदिर देवता की जो प्रतीकात्मक रूप का जो है विवाह उत्सव जो है संपन्न होता था। अगला जो राज्य वो आया वो बहमनी साम्राज्य आया, बहमनी राज्य आया। बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हसन गंगूर की एक अमीर ने की थी। याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसने की थी, हसन गंगू ने की थी, बस यही पूछा जाएगा आपसे। किसके शासनकाल में? मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, बस इतना याद रखिएगा। हसन गंगू था अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जो है बहमनी का सुल्तान बना था।
इसने जो है गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई थी। इसने स्वयं को जो है अर्ध पौराणिक नायक और इम्फादियार और पुत्र हसन का वंशज जो है इसने बताया था। इसने जजिया कर समाप्त कर दिया था। किसने? इसी ने समाप्त कर दिया था। इसके बाद आया महमूद गमा इसर का बहमनी साम्राज्य या बहमनी सुल्तान का एक प्रकार से मोहम्मद तृतीय का वजीर था। मोहम्मद शाह तृतीय का जो है ये वजीर था। और बहमनी राज्य का जो है विस्तार पूर्वी तट से लेकर के पश्चिमी तट तक था। पूर्वी तट से लेकर के कहां तक था? पश्चिमी तट तक था। मतलब इधर पूर्वी तट जो था पड़ता है आंध्र प्रदेश से नीचे से, और उधर पश्चिमी तट तक जो है इसका विस्तार था। बहमनी राज्य में 4 प्रांतों में से 8 प्रांतों में विभक्त था। 4 प्रांतों की जगह पे बहमनी राज्य जो था वो 4 प्रांतों की जगह पे 8 प्रांतों में विभक्त था। ये जो है एक प्रकार से बहमनी साम्राज्य जो है समाप्त होता है। अगला जो होगा वो धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड होगा। तो ये जो हमारा विजयनगर साम्राज्य जो है पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर जो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।